ओम शांति। राजयोग शिविर के अंतर्गत हम सभी ने राजयोग के द्वारा प्राप्त शक्तियों के विषय में देखा कि किस तरह मनुष्य जीवन में आध्यात्मिक शक्तियों की आवश्यकता है, विशेषकर जब ये राजयोग 3 डायमेंशनल है, जहां स्वयं में भी शक्ति भरते हैं, संबंधों में भी व्यवहार कुशलता भरता है, और जो समस्याएं परिस्थिति आती है उसके प्रति भी हमारे अंदर की शक्ति को, मनोबल को बढ़ाने का कार्य करता है। तो वो आध्यात्मिक शक्तियां जिसके विषय में हमने पिछले सत्र के अंदर सहन शक्ति और समाने की शक्ति के बारे में देखा, महान शक्तियां हैं ये। आज हम आगे की शक्तियों के विषय में देखेंगे कि एक तरफ व्यक्ति सहन भी करता है, समाता भी है, लेकिन साथ साथ तीसरी जो शक्ति की आवश्यकता है वो है परखने की शक्ति। जिस तरह एक हीरा पारखू है, वो असली हीरा नकली हीरे को परखता है और फिर उसकी कीमत या उसका मूल्य बताता है। ठीक इसी तरह जीवन के अंदर भी कई परिस्थितियां आती है, कई बातें आती है, कई लोगों से मिलना करना होता है, तो उसमें भी हमें परखना बहुत जरूरी है, नहीं तो हर कदम पर धोखा मिलता रहेगा। तो परखने की शक्ति के लिए कौन से गुणों की आवश्यकता है? तो परखने की शक्ति के लिए ज्ञान युक्त बुद्धि चाहिए या विवेक युक्त बुद्धि चाहिए। कहा जाता है कि मनुष्य को बहुत बड़ी गिफ्ट ईश्वर से मिली है, विवेक युक्त बुद्धि, जो सही गलत को बहुत अच्छे से पहचान सकता है, लेकिन उसके साथ साथ मन की स्पष्टता भी चाहिए, क्लैरिटी। जितनी हमारे अंदर क्लैरिटी है, उतना ही हर बात में परखना आसान हो जाएगा, और उससे व्यक्ति मोह जाल से मुक्त हो सकता है, क्योंकि मनुष्य की परख शक्ति वहां काम नहीं करती है जहां इंसान का मोह होता है। तो इसीलिए विवेक युक्त बुद्धि और मन के विचारों की स्पष्टता। भावार्थ ये कि जिस तरह एक हंस है नीर और क्षीर को अलग कर लेता है, कंकड़ और मोती को अलग कर लेता है, ठीक इसी तरह हमारे पास भी ये परख शक्ति होना बहुत आवश्यक है। ये परखने की शक्ति से हम जीवन के अंदर कभी भी कहीं पर भी धोखा नहीं खाएंगे। बहुत सुंदर एक बात मुझे याद आती है यहाँ पर। एक बार एक लड़का था, उसके पास एक गधा था, तो गधा लेकर के जा रहा था। अचानक रास्ते में उसको एक चमकता हुआ कांच का टुकड़ा दिखाई दिया। बहुत आकर्षण हुआ, उसने वो कांच का टुकड़ा उठा लिया और उसको छेद करके उसके अंदर से एक रस्सी पास करके उसने वो कांच का टुकड़ा अपने गधे को पहना लिया, चलने लगा। अब रास्ते चलते चलते एक व्यक्ति वहां से गुजर रहा था। जब उसने गधे के गले में ये कांच का टुकड़ा लटकते हुए देखा तो वो जौहरी था। उसने सोचा, अरे ये तो बड़ा कीमती हीरा है और ये लड़के को कोई अकल ही नहीं है। तो उसने लड़के को खड़ा करके पूछा कि लड़का, ये कांच का टुकड़ा तुमने गधे को क्यों पहनाया है? बोले, बहुत अच्छा लगा, रास्ते चलते मिला तो मैंने पहना दिया उसको। तो जौहरी ने कहा, तो एक काम कर, ये कांच का टुकड़ा मुझे दे दो, मैं तुम्हें 100 रुपया देता हूं। तो लड़के के मन में आया कि अगर ये जौहरी सीधा 100 रुपया देने की बात कर रहा है, इसका मतलब ये कांच का टुकड़ा बहुत कीमती लग रहा है।
तो उसने कहा नहीं, मैं तो 200 लूंगा, देना है तो दो, नहीं तो नहीं दूंगा। जौहरी को लगा ये लड़के को मालूम तो है नहीं, मैं नहीं दूंगा और चलने लगूंगा, अपने आप 100 रुपए के लिए दौड़ता हुआ आएगा। जब उसने कहा नहीं 200 रुपया तो नहीं दूंगा, 100 रुपया लेना है तो लो, लड़के ने कहा नहीं मुझे नहीं देना है, वो आगे चला गया। जौहरी सोचता रहा कि ये आएगा लड़का। लड़का आगे चला गया, सराय में आकर के रुका। तो सराय में जब भोजन करने बैठा तो वहां एक दूसरा व्यक्ति भी सामने भोजन करने बैठा था। जब उसने गधे के गले में देखा, अरे वो भी जौहरी था, उसने देखा कि ये तो कांच का टुकड़ा नहीं है, ये तो हीरा है। तो उसने लड़के से पूछा, ये कांच का टुकड़ा कितने में बेचोगे? लड़के ने सोचा कि भाई 200 रुपया कहूंगा मैं तो। उसने कहा 200 रुपये का है, 200 से कम 1 रुपया कम भी नहीं लूंगा। जौहरी ने सोचा 200 रुपये में इतना कीमती हीरा मिल रहा है। उसने तुरंत 200 रुपया निकाल करके उसको दिया और कांच का टुकड़ा उसे ले लिया, वो हीरा उसे ले लिया और चला गया। शाम जैसे ही हो गई तो वो पहले वाला जौहरी को लगा कि वो लड़का आया नहीं, चलो कोई दूसरा ले लेवे, उससे तो मैं ही ले लूं ये कीमती हीरा। वो पीछा करते करते उस सराय में देखा कि अरे ये गधा तो यहाँ खड़ा है। तो गया सीधा लड़के के पास, अच्छा चलो मैं 200 रुपया तेरे को देता हूँ, लो ये 200 रुपया और वो कांच का टुकड़ा मेरे को दे दे। लड़के ने कहा वो तो अभी एक व्यक्ति लेके गया 200 रुपया दे करके। तो वो सर पटकते रह गया पहले वाला जौहरी और कहने लगा, अरे मूर्ख, ये कोई कांच का टुकड़ा थोड़ी था, ये तो इतना कीमती हीरा था, इतना कीमती हीरा था और तूने 200 रुपये में दे दिया, महा मूर्ख है तुम। लड़का मुस्कुराते हुए बोला, मैं तो मूर्ख था क्योंकि मुझे तो ज्ञान ही नहीं था कि ये हीरा है, मैं तो उसको कांच का टुकड़ा ही समझा हुआ था। लेकिन तू तो ज्ञानी था ना, तुमने तो पहचाना था ना कि ये हीरा है, उसके बाद भी 100 रुपए के लिए तुमने उस हीरे को जाने दिया। तो महामूर्ख तो मैं हुआ या तुम हुआ? सही में बात ऐसी ही होती है जीवन में भी कभी कभी कि जब हम परखने के बाद भी अपने विवेक युक्त बुद्धि को यूज नहीं करते हैं, मन के अंदर विचारों की स्पष्टता नहीं होती है, तो कई बार धोखा खा लेते हैं या जो परिस्थिति को परखने के बाद भी प्राप्ति करनी चाहिए वो नहीं कर पाते हैं। इसी के साथ चौथी शक्ति है निर्णय शक्ति। और परखने के साथ साथ ये निर्णय शक्ति जैसे एक दूसरे का पूरक है, बहुत आवश्यक है। मान लो कि हमने परख तो लिया लेकिन निर्णय सही नहीं ले पाए। निर्णय लेने के लिए जिस तरह एक तराजू होता है, तराजू के दोनों पलड़े बराबर तभी होते हैं जब बीच का कांटा एकाग्र होता है। ठीक इसी तरह जीवन के अंदर भी सही निर्णय लेने का आधार मन की एकाग्रता और मानसिक संतुलन। जितना संतुलन है, एकाग्रता है, उतना जो भी डिसीजन लेंगे लाइफ में वो सही निकलेगा और उससे हम अहंकार की कमजोरी के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। कई बार व्यक्ति परख लेता है लेकिन निर्णय सही नहीं ले पाता है क्योंकि उसका अहंकार बीच में आता है, ईगो, और उस ईगो को पोषने में लगा रहता है तो डिसीजन गलत हो जाता है। बहुत सुंदर मैंने कहीं पढ़ा था, चैलेंजेस आर देयर फॉर एवरीवन। चुनौतियां हर एक के जीवन में आती है, लेकिन किसी किसी के लिए यही चुनौतियां अवसर के द्वार खोल देती हैं और किसी किसी के लिए यही चुनौतियां पछाड़ने वाला अनुभव कराती है।
अब किसके लिए ये अवसर के द्वार खोलती है, किसको ये पछाड़ती है? बहुत सुंदर वहां लिखा हुआ था कि चुनौती के वक्त जो सही निर्णय लेता है उसके लिए अवसर के द्वार खुलने लगते हैं। और चुनौती के वक्त जो इंटरनल कंफ्यूजन में है, स्पष्टता नहीं है, एकाग्रता नहीं है, तनाव बहुत अंदर में है, कंफ्यूजन है, माइंड के अंदर उलझा हुआ है, तब वो सही निर्णय नहीं ले पाता है। और एक गलत निर्णय लिया कि वो अवसर के द्वार बंद हो जाते हैं और वही चुनौती मनुष्य को पछाड़ने वाला अनुभव कराती है। तो इसलिए राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेना, ये शक्ति हमें राजयोग द्वारा प्राप्त होती है, क्योंकि योग माना ही मन का संतुलन और बुद्धि की एकाग्रता। जितना जितना हम मेडिटेशन करते हैं, ये मन का संतुलन और बुद्धि की एकाग्रता विकसित होती है, तो हर परिस्थिति में सही निर्णय लेना आसान हो जाता है। यहां भी एक बहुत सुंदर बात याद आती है मुझे। एक बार एक व्यापारी दिल्ली की ओर जा रहा था। उसके पास कुछ बैल थे, जिन बैलों के दोनों तरफ बोरियों के अंदर मुल्तानी मिट्टी भरी हुई थी। दिल्ली बेचने जा रहा था। रास्ते में कुछ कुछ लोग मुल्तानी मिट्टी खरीदते गए, वो देता गया। एक साइड का जो पलड़ा था वो खाली होता गया, तो दूसरी और बैलों के ऊपर जो मिट्टी भरी हुई थी झुकने लगी। तो जब झुकने लगे बैल और बैल ठीक से चल नहीं पा रहे थे, तो नौकरों ने कहा कि सेठ जी अभी क्या करें, एक तरफ की मिट्टी खाली हो गई है तो दूसरी और वो झुक रहा है। तो राजस्थान से गुजर रहे थे, तो वो व्यापारी ने कहा ऐसे करते हैं कि दूसरी ओर राजस्थान की ये रेत भर दो, बालू भर दो, बैलेंस हो जाएगा। अब बालू भर दिया दूसरी तरफ, और एक तरफ मिट्टी एक तरफ बालू, ऐसे करके जाने लगे। अब वो बालू कहीं कहीं बीच बीच में झरती थी, तो सामने से एक दूसरा सेठ आया। उसने देखा कि एक तरफ मुल्तानी मिट्टी है, एक तरफ रेती है। तो उसने वो नौकरों से कहा, अरे क्या कर रहे हो, ये रेत क्यों भरी, उससे तो ये मिट्टी को ही आधा आधा कर लेते तो बैलों को वजन भी कम हो जाता था। तो नौकरों ने कहा आपकी बात तो सही लग रही है, लेकिन भाई हमारा सेठ जैसे कहेगा वैसे ही हमको तो करना पड़ेगा। आप चाहे तो उनको समझाओ, तो हम रेत को निकाल देंगे और दोनों तरफ आधी आधी मिट्टी भर देंगे। तो वो व्यक्ति गया उस सराय में, और सराय में जाकर के वो व्यापारी से मिला और कहा कि भाई ये क्या मूर्खता किया है, एक तरफ रेत और एक तरफ मुल्तानी मिट्टी, उसे तो रेत को फेंक दो और दोनों तरफ आधी आधी मिट्टी डाल दो और ये मुल्तानी मिट्टी रख दो। तो वो भाई ने पूछा, भाई आप कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा मैं भिवानी का रहने वाला हूँ, दिल्ली गया था व्यापार के लिए, लेकिन वहां बीमार हो गया, तो जो कमाया था वो सारा खर्च हो गया बीमारी के पीछे। अब कुछ नहीं बचा, तो सोचा वापस घर जाता हूँ और वहीं कुछ कर लूंगा। वो व्यापारी जो था उसने कहा अपने नौकरों से, नौकरों ने जब पूछा कि भाई क्या करना है, ये रेत निकाल दे और मिट्टी आधा आधा कर ले, तो उसने कहा नहीं, ये व्यक्ति दिल्ली से आ रहा है लेकिन कमाया नहीं उसने, घाटे में जा रहा है वापस। यानी जीवन में उसने जो निर्णय लिए होंगे ना वो सही नहीं होंगे, तभी ये घाटे में वापस जा रहा है। ऐसे व्यक्ति के बुद्धि पर चलना, ऐसे व्यक्ति की समझ को स्वीकार करना, कहीं हम भी घाटे में न चले जाएं। इसलिए हमें सफल व्यक्ति के निर्णयों को सम्मान करना चाहिए। असफल व्यक्ति के निर्णय भले दिखने में कितने अच्छे हो, सही हो, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं वो हमें धोखा जरूर देगा। ये व्यापारी ने उस बात को माना नहीं और दिल्ली पहुंच गया, और उसने अपने नौकरों को कहा 2 ढेर लगा दो, एक रेत का ढेर, एक मुल्तानी मिट्टी का ढेर।
लगा दिया और कहा आप बैलों को जंगल में ले जाओ, घास खिलाओ तब तक। तो नौकरों तो चले गए। अब ये मुल्तानी मिट्टी बेच रहा था, लोग ले रहे थे, रेत का ढेर ऐसे का ऐसे था। अब वो दिल्ली का राजा जो था बीमार पड़ गया। बीमार पड़ा तो वैद्य जी ने कहा कि भाई उसको जिस तरह की बीमारी है, ये राजस्थान की रेत पर अगर लेटेगा तो उसको उसका दर्द जो है वो रेत खींच लेगा, तो राजा को राजस्थान ले जाओ। तो मंत्री ने कहा राजस्थान क्यों ले जाएं? हम राजस्थान से रेत ना मंगा ले ऊंटों पर। तो उसने आदेश देने जा रहा था, वहां उसके नौकरों ने कहा अरे ऊंटों को भेज करके रेत कब आएगी और क्या होगा, दिल्ली में ही मिलती होंगी, यहाँ से ही हम लेके आते हैं। दिल्ली में राजस्थान की रेत कहाँ मिलेगी? तो नौकरों ने कहा दिल्ली में क्या नहीं मिलता है, सब कुछ मिलता है, बाजार में जाना पड़ता है। बाजार में गए, वो रेत का ढेर देखा, कहा कैसे दिया? तो उसने देखा भाई किसके लिए चाहिए? तो कहा हमारे राजा के लिए चाहिए। अच्छे दाम में उसने बेच दिया उस रेत को भी, तो रेत का भी कमाया और मिट्टी का भी कमा करके सफल होकर के लौट रहा था। कहने का भावार्थ जीवन के अंदर भी हमें देखना चाहिए कि सफल इंसान जो राय देता है उसकी राय को सम्मान करते हुए अगर चलेंगे भी उसके ऊपर शायद सफलता हासिल हो जाए। लेकिन असफल व्यक्ति की राय कितनी भी अच्छी दिखने वाली हो, लेकिन उस पर चलने से कहीं न कहीं घाटा धोखे में न चले जाए, उस बात का हमें ख्याल रखना चाहिए। और जैसे कहा कि अगर व्यक्ति अपने अहंकार में होगा तो शायद वो सफल व्यक्ति की राय को भी स्वीकार नहीं कर पाता है और वहां पर वो जीवन के अंदर धोखा भी खा सकता है। उसके साथ साथ पांचवी शक्ति जो थी वो है सामना करने की शक्ति। हमने पहले सत्र के अंदर सहन करने की शक्ति देखी, सामना करने की शक्ति आज देख रहे हैं। तो जीवन के अंदर कहीं पर सहन भी करना होता है तो कहीं पर सामना भी करना होता है। ये नहीं कि हर बार हमें सहन ही करना है, नहीं तो लोग हमें बुज़दिल भी मान लेते हैं। लेकिन ये परख जरूरी है, ये निर्णय लेना जरूरी है कि कब मुझे सहन करना है, कब मुझे सामना करना है। हमेशा देखा जाता व्यक्तियों ने जो कुछ हरकत आदि किया उसको सहन कर लो, और परिस्थिति जब आए, समस्याएं जब आए, उसका सामना करके उसको पार करना है। तो व्यक्तियों का सहन करना, परिस्थितियों का सामना करके उसको पार करना है। लेकिन ये सामना करने के लिए निर्भयता और साहस चाहिए। जिसमें निर्भयता की शक्ति, निर्भयता का गुण और साहस अंदर में होता है, वो हर परिस्थिति में भी सामना करके उस परिस्थिति को पार कर देता है। और सामना करने की शक्ति से किस पर विजय प्राप्त करते हैं? तो अनेक अशुद्ध कामनाएं जो है व्यक्ति के अंदर, उसके ऊपर विजयी हो सकते हैं। इसीलिए जीवन के अंदर कई बार सूझबूझ से सामना करने की जरूरत है। मान लो कोई ट्रेन में जा रहे हैं और कोई व्यक्ति लेटा हुआ है, भीड़ इतनी है, अब वहां कभी कभी गाली गलौज हो जाती है कि भाई तुम हटो हटो हटो, बैठने दो, ये बैठने का समय है, इतने पैसेंजर खड़े हैं और तुम इतना फैल करके लेटा पड़ा है। दो गाली किसी ने निकाल दिया। अब वहां वो व्यक्ति सोचता है कि मैंने तो रिजर्वेशन कराया हुआ है, मैं क्यों उठूं और बैठूं। उसने 2 गाली क्या दी, उसने 4 गाली दे दी, उसने 8 गाली दे दी, कभी कभी हाथापाई तक बात आ जाती है। कारण क्या हुआ? सामना गलत जगह किया। जैसे कहा, व्यक्ति ने कुछ कहा, सहन कर लो, कहां लगा, वही उठ करके बैठो और ही सामने से कहो आओ भाई बैठो, सब मिल करके बैठ करके जाएंगे, तो शायद उनका आपके प्रति सम्मान बढ़ जाए। लेकिन अगर व्यक्ति का सामना किया तो हाथापाई तो क्या, बहुत बुरी तरह से घायल होकर के भी व्यक्ति को घर जाना पड़ता है। इसीलिए जीवन के अंदर व्यक्तियों को
व्यक्तियों ने कुछ कहा, 2 बातें कही, सहन कर लो और सेट हो जाओ। लेकिन जीवन में जब परिस्थिति आती है, मानो एक दुकान में व्यक्ति खड़ा है और उसी समय कुछ चोर या लुटेरे वहां पर पहुंच गए, उसी समय परख लो कि ये लोग किस लिए आए हैं। अगर उनको धन माल ही चाहिए तो उस वक्त परिस्थिति का सामना करने के लिए दे दो, जान तो बच जाएगी। लेकिन उस समय सामना करने जाएंगे, जान भी जाएगी, धन माल भी जाएगा। इसलिए समझदारी वो है, सहन करो उस व्यक्ति का, उस दिन की कमाई निकाल करके दे दो, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन मान लो कि वो व्यक्ति आए हैं हमारे चरित्र के ऊपर कोई दाग लगाने के लिए, तो वहां कहा जाए जान चली जाए लेकिन चरित्र न जाए। वहां सामना करना पड़ता है, उस परिस्थिति का सामना करना पड़ता है, और परिस्थिति का सामना करते हुए उसको पार करना होता है। तो निर्भय और साहस चाहिए। लेकिन जहां व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई कामनाएं होती है, वहां सामना नहीं कर पाता है। अंत में एक बहुत सुंदर बात सुनाना चाहती हूं मैं, कि एक बार एक पागल खाने में एक पागल निकल गया अपने कमरे से और छत पर चला गया। और छत पर चला गया तो जो वार्डन था देखने आए, तो पागल तो छत पर खड़ा है, तो क्या करे अभी। वहां जाकर के उसकी पीठ थपथपाई, क्या भाई क्या हाल चाल है, यहाँ कैसे खड़े हैं। उसने कहा बस आज मेरे मन में एक विचार आया कि जैसे ये पक्षी उड़ते हैं ना, मैं भी अपने हाथ को ऐसे पीछे करके पक्षी की तरह उड़ूं और नीचे जाऊं। अब वार्डन ने सोचा ये ऊपर से छलांग मारेगा, अब उसको उस समय रोके कैसे। सूझबूझ बहुत जरूरी होती है, निर्भयता के साथ, साहस के साथ, लेकिन सूझबूझ को अपनाते हुए उसने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो कहा क्यों। कहा नहीं, बड़ी बात करो, तेरे अंदर तो बड़ी क्षमता है, तुम तो असंभव को संभव कर सकते। ऊपर से नीचे तो कोई भी जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन नीचे से ऊपर पक्षी की तरह उड़ते हैं। तुम पक्षी की तरह तो बनी गए, हाथ तो फैला ही दिए, चलो हम नीचे चलते हैं, नीचे से ऊपर उड़ने का प्रयत्न करो, तब हम माने तेरे को। और वो पागल ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, चलो नीचे। और नीचे आ गए। कहने का भावार्थ सूझबूझ से उस पागल को बचा लिया। इसी तरह जीवन के अंदर निर्भयता चाहिए, साहस चाहिए, लेकिन साथ में सूझबूझ भी चाहिए। तो हर परिस्थिति का सामना सही तरीके से करके हम ये कर सकते हैं। तो ये मुख्य शक्तियां जो हमने देखी, सहन शक्ति, समाने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय शक्ति और सामना करने की शक्ति। आगे के सत्र में हम और शक्तियों के विषय में जानेंगे, समझेंगे। ओम शांति।